बात होगी संसद के मानसून सत्र पर विपक्ष के बड़े प्लान की। जंतर मंतर पर तेज होते आंदोलन की। जानेंगे हरियाणा में क्यों 52 दिनों से चल रहा है आंदोलन। चढ़ावा चोरी पर कैसे गिरता जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट। देखेंगे भरत तिवारी मुठभेड़ पर जेडीयू ने कैसे बढ़ा दी बीजेपी की परेशानी। लेकिन इनकाउंटर उनका गलत हुआ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में कमजोर पड़ते भारत के पासपोर्ट की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राम मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग। सीपीआईएम सांसद ब्रिटास ने सरकार से की अपने रुख पर पुनर्विचार करने की मांग। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद से विवादों में है राम मंदिर ट्रस्ट। बीजेपी में गुटबाजी को लेकर भड़के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कहा चुनाव के वक्त एक गुट दूसरे गुट को करता है कमजोर। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आया बयान। बंगाल में उपद्रवियों के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त, तोड़फोड़ पर चुकानी होगी 3 गुना कीमत। सीएम शुवेंदु का ऐलान। चुनाव के बाद टीएमसी नेताओं को लगातार बनाया जा रहा निशाना। प्रशांत किशोर बांकीपुर से लड़ेंगे उपचुनाव। जनसुराज पार्टी ने किया ऐलान। बीजेपी के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस से मांगा समर्थन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैक्सिको और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। सुबह 5:30 बजे से मैक्सिको सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। जीतने वाली टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में मिलेगी एंट्री। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें सरकार को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन ने तैयारी तेज कर दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग उठाने की विपक्ष ने तैयारी कर ली है। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, वोट चोरी, पेपर चोरी और यहाँ तक कि विपक्षी दलों के सांसद और विधायकों को चोरी का मामला भी उठाया जाएगा। तो कैसे संसद सत्र में मचने वाला है बवाल, देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में इस बार मोदी सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार को घेरने का काम शुरू हो गया है। 20 जुलाई से ये सत्र शुरू होगा और इस बार भी संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों को बढ़ाने के लिए सीमांकन विधेयक लेकर आएगी। विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को संसद में हराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी झलक भी मिल चुकी है जब सीजेआई के नाम विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी जिसमें चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। उस चिट्ठी का समर्थन पूरे इंडिया गठबंधन ने किया है। डीएमके जिस पर बीजेपी डोरे डालने की कोशिश कर रही थी, वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अगर मोदी सरकार सीमांकन बिल लेकर आएगी तो एक बार फिर मात खाएगी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2/3 बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी, लेकिन वो 2/3 सांसद यानी 362 सांसदों का समर्थन नहीं जोड़ पाएंगे। हम संसद में उन्हें एक बार फिर हराएंगे। वैसे उम्मीद इस बात की है कि हार के डर से बीजेपी सीमांकन विधेयक को संसद में लेकर ही नहीं आएगी। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि संसद सत्र से ठीक पहले यानी 19 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है उसमें पेपर लीक का मामला सबसे ऊपर है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में धांधली और नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक पर सरकार को घेरा जाएगा। सदन में इस मुद्दे को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उठा सकते हैं। वो पेपर चोरी के मुद्दे पर देश भर में पहले से ही छात्रों की गूंज के नाम से अभियान चला रहे हैं। विपक्ष पेपर चोरी के मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसके अलावा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी विपक्ष संसद में उठाने की तैयारी में है। ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा को खत्म करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झूठ, इन मुद्दों को भी संसद में उठाया जाएगा। राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे चुके हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग भी करेगा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी सैनिक की जान नहीं गई, लेकिन 1 साल बाद वो कबूल करते हैं कि 6 सैनिकों की जान गई थी। विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा संसद सत्र से पहले भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। खास तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टीएमसी के 20 और शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को लेकर फैसला सुना सकते हैं। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की तरफ से बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि संसद सत्र शुरू होने से पहले वो इस मामले में फैसला सुना देंगे। ऐसे में ओम बिरला के फैसले पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और ये भी तय है कि लोकसभा स्पीकर जिसके खिलाफ फैसला देंगे वो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। यानी इस बार संसद के अंदर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी सियासी जंग लड़ी जाएगी। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं
और सरकार के पास इसका एक ही जवाब है, संसद को ठप कर देना, जो पहले भी देखने को मिलता रहा है, जब विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सत्ता पक्ष ही संसद में हंगामा मचाकर उसे ठप कर देता है। लेकिन सरकार की मुश्किलें सिर्फ संसद में ही नहीं दिखेंगी, बल्कि सड़क पर भी ये दिखाई दे रही हैं। जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन और तेज हो गया है। प्रदर्शन में आज क्या हो रहा है, खास देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब बहुआयामी रूप लेता जा रहा है। युवाओं ने अब पूरी शिक्षा व्यवस्था में ही बदलाव की मांग कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन KYS के सदस्य लाल पगड़ी बांधे जंतर मंतर पहुंचे, इस संदेश के साथ कि हमारे अंदर उगते हुए सूरज की ऊर्जा है जो देश में बदलाव लेकर आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगी। उन्होंने सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी पेश किया है। छात्रों ने अपनी मांगे खुलकर सामने रखी, जिसके तहत परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमीर गरीब में भेदभाव करने वाली दोहरी शिक्षा नीति खत्म कर समान शिक्षा नीति लागू करें। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन बंद हो, सरकारी स्कूल खोले जाएं। 8वीं तक की शिक्षा ही क्यों अनिवार्य है, कॉलेज तक की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए देश में नए कॉलेज खुलने चाहिए। शिक्षा बजट हर राज्य के बजट का, देश के बजट का 10% होना चाहिए। उन्होंने अपनी 40 मांगों का जिक्र किया है। यानी अब ये प्रदर्शन देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस प्रदर्शन के लिए समर्थन भी बढ़ता नजर आ रहा है। अलग अलग वर्ग के लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। शिक्षकों से लेकर किसानों तक, लेखकों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सब अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में रिया थापा नामक छात्रा, जिसने नीट परीक्षा लीक होने पर खुद की ही जान ले ली, उसके पिता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बहुत ही भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी रिया के साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। सरकार को शायद कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी और माँ बाप को अपना बच्चा इस तरह खोना पड़े। यानी एक पिता जिसने अपनी बेटी खो दी है। इस व्यवस्था के खिलाफ अब वो लड़ रहा है ताकि किसी और परिवार को वैसा दर्द न सहना पड़े। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा, ना तो उसके खिलाफ गूंजते नारों का और ना ही पीड़ित अभिभावकों के दर्द का। लेकिन 8 दिनों से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथ कई और युवा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, कुछ को हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदना नहीं दिखाई जा रही। इन हालात में सरकार के खिलाफ देश की जनता में गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता के दबाव में सरकार झुकेगी या किसी भी तरह युवाओं की आवाज को भी कुचल दिया जाएगा, ये देखना होगा। प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। वहीं हरियाणा में लोग 2 बूंद पीने के पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 52 दिन से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। डिमांड पीने के पानी की है, लेकिन सरकार आंदोलनकारी ग्रामीणों पर अपनी ताकत दिखा रही है। FIR की जा रही है, लेकिन पानी उसे देने से इनकार कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के हांसी जिले के चानौत गांव के लिए लोग पीने योग्य साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग लंबे समय से पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि नल का पानी पीने लायक नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बात की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। लगातार शिकायतों के बावजूद जब हालात नहीं बदले तो 16 मई से गांव के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि हांसी शहर के लिए बिछाई जा रही 36 इंच की भाखड़ा पाइपलाइन से चानौत गांव को एक टी कनेक्शन दिया जाए। टी कनेक्शन यानी मुख्य पाइपलाइन से एक अतिरिक्त जोड़, जिसके जरिए उसी लाइन से दूसरे इलाके तक पानी पहुंचाया जा सकता है। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत राजली स्थित भाखड़ा नहर से हांसी शहर तक लगभग 27 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये चानौत गांव के पास से गुजरती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी पाइपलाइन से उनके गांव को जोड़ दिया जाए तो उनकी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पाइपलाइन अमृत 2.0 योजना के तहत शहर को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई जा रही है। ऐसे में इससे सीधे किसी गांव को जोड़ना योजना के नियमों के मुताबिक नहीं है। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी करने के बजाय या उनकी समस्या को सुनने के बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर FIR दर्ज की जा रही है। इस बीच प्रदर्शन तेज हो चुका है। ऐसे में लोग आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद टी कनेक्शन लगाया गया और जैसे ही लोगों ने अनशन खत्म किया, अगले ही दिन पाइपलाइन पर लगाए गए जोड़ को अवैध बताते हुए स्थानीय प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। साथ ही टी हटाने का फैसला भी ले लिया।
इसके अलावा प्रशासन के इस फैसले के विरोध में जब वो गांव वाले मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। अब इस आंदोलन में आसपास के गांव के साथ साथ सियासी दल भी आ गए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि सरकार को झुककर गांव को टी कनेक्शन देना ही पड़ेगा। दिल्ली हो या हरियाणा, बीजेपी सरकार लोगों के निशाने पर है, लेकिन बीजेपी का पूरा ध्यान इस वक्त अयोध्या पर लगा हुआ है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में वो बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। आरोपी पीएम मोदी के करीबी हैं, आरएसएस के करीबी हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। मामला तूल पकड़ चुका है, यूपी चुनाव सामने है। ऐसे में चढ़ावा चोरी पर हो रहे खुलासों ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। अब क्या खुलासा हुआ, देखिए रिपोर्ट में। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में जांच जारी है, जिसके चलते मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में इस मामले को लेकर अब कई और जानकारियां सामने आई हैं, जो ये पूछने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर राम मंदिर से चढ़ावे में गबन कब से हो रहा था। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जुटी अयोध्या पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों के मोबाइल फोन का बैकअप हासिल कर लिया है। मोबाइल से डिलीट किया गया करीब 1 साल पुराना डेटा रिकवर हो गया है। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा की चोरी की चैट सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक रिकवर हुए मोबाइल डेटा से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित चोरी से जुड़े सुराग मिले हैं। चैट्स में चोरी की रकम के बंटवारे को लेकर आरोपियों के बीच आपस में ही विवाद की बातें भी सामने आई। पुलिस को पहले से शक था कि आरोपियों ने मोबाइल बदल दिए हैं और पुराने फोन का डेटा डिलीट कर दिया है। इसी वजह से साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। अब जांच में हुए इन खुलासों से यह साफ हो गया है कि चढ़ावा चोरी मंदिर में शुरू हुआ कोई नया प्रकरण नहीं है, बल्कि शुरू से ही ये हो रहा है और विपक्ष तो पहले से ही ये दावा कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के दावे सच होते नजर आ रहे हैं। वहीं राम मंदिर मामले में बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों पर सीधे आरोप लग रहे हैं और अब पहली बार इस पूरे मामले पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आरएसएस के सर कार्यवाह होसवाले के बयान पर सहमति जताई है और कहा है कि होसवाले की तरफ से जारी बयान देखिए, मेरी प्रतिक्रिया भी वही है। आपको याद होगा कि बीते दिन होसवाले ने चढ़ावा चोरी मामले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अब भले ही भागवत ने मीडिया के सवाल करने पर दबाव में आकर प्रतिक्रिया दे दी हो, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ इतनी बड़ी चोरी हो गई और दूसरी तरफ भागवत हिंदुत्व की बात करते नजर आते हैं, वो एक बयान देने से भी क्यों बच रहे हैं। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने इस पूरे विवाद के बीच 6 जुलाई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें कई मुद्दों का जिक्र होगा। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहा है। वहीं बिहार में भरत तिवारी की जान लेने के मामले में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जेडीयू नेता और सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत तिवारी की जान जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुठभेड़ में साजिशन भरत की जान ली गई है। अभी तक विपक्ष भी इस मामले में सम्राट सरकार को घेर रहा था और इस पूरे प्रकरण को गलत बता रहा था और अब सरकार के नेता मंत्री भी विपक्ष के बोल बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सम्राट कैबिनेट में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने भरत तिवारी के पैतृक गांव बिलौटी पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री ने खुद अपनी ही सरकार के तहत हुए इस मुठभेड़ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, लेकिन किसी भी तरह से आपको पदाधिकारियों को डराने धमकाने का तो लेकिन इनकाउंटर उनका गलत हुआ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। भरत तिवारी मांग ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। भरत तिवारी की मां का साफ कहना है कि हमें सुरक्षा दो, दोषी पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी हो। भरत के परिवार का कहना है कि जब तक जगदीशपुर डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर थाने के एसएचओ राजेश कुमार मलाकर, एसआई अंकित आर्यन और एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक। वहीं अब इस पूरे मामले में अशोक चौधरी की एंट्री से मामला सियासी रूप ले चुका है, जिसमें सम्राट सरकार और बीजेपी घिरी हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि भरत तिवारी मुठभेड़ के दौरान मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिस ने भरत पर 3 गोलियां चलाई थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट में सामने आया कि भरत की बॉडी पर 5 गोलियां लगी थी। इसी 3-5 के फर्क से बिहार पुलिस और बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई और अब जेडीयू के नेता भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अशोक चौधरी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, नीतीश के करीबी हैं और उनके बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। मंत्री ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा है कि हमें सड़क पर लड़ाई लड़नी होगी। लालू आरजेडी के स्थापना दिवस पर बोल रहे थे, क्या कुछ कहा है आरजेडी सुप्रीमो ने, देखिए रिपोर्ट। 5 जुलाई 2000
2026 को बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके लिए एक चिट्ठी लिखी गई जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी की राजनीतिक यात्रा को याद किया और इसके साथ ही आगे की रणनीति का भी संकेत दिया। लालू यादव ने 3 दशक के संगठनात्मक सफर को संघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतीक बताया। इसके साथ ही उन्होंने स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए लालू यादव ने कहा, पिछले कई राज्यों के चुनाव नतीजों की अगर पड़ताल करें तो पता चलेगा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लेकर संविधान को दरकिनार कर तानाशाही के बल पर देश को फिर से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। हमारी राजनीति हमें इस परिस्थिति को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देती। आरजेडी के सभी साथियों को बिना वक्त जाया किए इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता और नेता को ये समझना होगा कि हमारा दल सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने आगे कहा कि लोगों को यकीन दिलाना होगा कि आरजेडी उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए संसद और सड़क दोनों जगह ही लड़ने में सक्षम है। जिस तरह लालू यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है और जिस तरह तेजस्वी यादव सीएम सम्राट और बीजेपी पर हमलावर नजर आते हैं, उसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष खुद को मजबूत करने में जुट गया है, जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है। यानी बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मोदी राज में भारत की घटती साख और शक्ति की। मोदी सरकार की विदेश नीति अक्सर ही सवालों के घेरे में रहती है। विपक्ष केंद्र सरकार पर विदेश नीति को कमजोर करने के आरोप लगाता है और अब विपक्ष के आरोप सच होते हुए भी दिख रहे हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ने 2026 के लिए पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को बड़ा झटका लगा, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष हावी रहता है। सरकार पर विपक्ष का आरोप है कि उसने विदेश नीति को कमजोर किया है, साथ ही मित्र देशों के साथ संबंध भी पहले से कमजोर किए हैं। विपक्ष के इन आरोपों से सरकार पहले ही घिरी हुई थी। इस बीच ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ने 2026 के लिए पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को बड़ा झटका लगा है। रेजिडेंसी और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का 5वां सालाना एडिशन जारी किया है। इस एडिशन में भारतीय पासपोर्ट बीते साल के मुकाबले नीचे खिसका है। भारत के पासपोर्ट का नंबर इस साल 125वां रहा है। ये 2025 की ओवरऑल रैंकिंग से एक पायदान नीचे है। जैसा आप जानते हैं कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पासपोर्ट की रैंकिंग इस बात से तय होती है कि वो किसी भी देश में रहने, काम करने और निवेश करने में कितनी मदद करता है। इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे मजबूत पासपोर्ट होल्डर देशों में स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, नॉर्वे, सिंगापुर। वहीं भारत 197 देशों में 125वें स्थान पर रहा, बल्कि ये 2025 में 124वें स्थान पर था। यानी इंडियन पासपोर्ट एक स्टेप खिसक कर नीचे आ गया है, जिसे भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं ये आंकड़े आते ही सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ये फरमान जारी कर एक नई बहस तो शुरू कर सकती है कि पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन वो विदेश नीति की मजबूती और पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यानी साफ है कि पासपोर्ट रैंकिंग से सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है।